हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू द अमेजिंग क्लास। तो वैसे आज आइसोमेरिज्म का लेक्चर होना था, बट वो किसी वजहों से ये एक लेक्चर हो नहीं पाया। कल मैंने आपकी सारी डीपीपीज जो भी अभी तक की हैं, इनऑर्गेनिक हो ऑर्गेनिक हो, तो आप देखो हम सब ने उसको मतलब हमने आपको कंप्लीट करके दे दिया सारा का सारा। सब जितने भी डीपीपी बने हुए थे सारे डीपीपीज आपको वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्मेट में मिल चुके हैं। स्टार्ट जो रिवीजन भी करोगे तो कोई दिक्कत आएगी तो आप जाके क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह आज और कल में मैं पीएनएस और फिर एसएनएस, एक दिन पीएनएस पे बैठूंगा पीएनएस हो जाएगा, एक दिन एसएनएस पे बैठूंगा एसएनएस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो कल मैंने इतना हैंड रेज किया था लेकिन हो नहीं पाया। कोई बात नहीं बेटा, हर दिन मौका नहीं मिल पाता हर लोगों को, ठीक है, बट आप कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। मेरे लिए भी पहला टेलीग्राम लाइव था, अच्छा लगा मुझे, मतलब अच्छे खासे बच्चे आए थे। है और बताइए आप सब लोग कैसे हैं। एसएलएस पहले दे दीजिए बेटा, एक एक दिन के अंतराल पे दे देंगे, एक दिन पीएनएस एक दिन एसएनएस करके दे देंगे, टेंशन मत लीजिए। आप नीरज चोपड़ा हो क्या? मैं नीरज चोपड़ा हूं मतलब क्या मैं तेज भाग रहा हूं ऐसा ऐसा? चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं बच्चों यहां पे लेक्चर नंबर 11, आपके लेक्चर नंबर 11 न्यूट्रॉन बैच का है ना। तो लेट्स स्टार्ट, आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 11। आज हमें ये लास्ट लेक्चर पढ़ना है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन एंड हीट ऑफ कंबशन पढ़ने वाले हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजन, ये मिसलेनियस टॉपिक्स है, ठीक है ना। मतलब ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बट दूसरा फॉर्म है, क्वेश्चन पूछने का दूसरा तरीका, मिसलेनियस टॉपिक्स है। ब्रेड्स रूल के बारे में पढ़ चुके हैं, ये भी आप देख चुके हो, बट आज इसको रूल बना के हम पढ़ लेंगे। उसके बाद एक होता है एंगल स्ट्रेन थ्योरी, ये आपके लिए नया होगा। तो ये तीनों लेसर आस्ट है, आगे जाके रिएक्शन वाले चैप्टर में काम आएगा। एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है लेकिन आगे जाके सब काम आने वाले हैं। मिसलेनियस टॉपिक्स हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और कंबशन, ब्रेड्स रूल और बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी। आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल के कुछ क्वेश्चंस हैं। आपने शायद किया हुआ है, एक बार बस देख लेता हूं मैं, शायद आपने किया हुआ, एक बार देखते हैं सब लोग क्या आपने, हाँ ये कर लिया आपने। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन आपने कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एंड स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कर लिया। आइए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमें करना है, लास्ट टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इसको समझते चलते हैं। सबसे पहले ये समझो कि सर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या है, व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ब्लैंक दिमाग लेके आओ, ब्लैंक, सब लोगों का दिमाग खाली करो, वापस यहां पढ़ने पे फोकस करो। चैट को प्राइवेट करने की वो आ रही है, चलिए हाँ तो सब हो गया। अब आते हैं व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, पहले इस वर्ड को समझते हैं, फिर हम इस पे इसके फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चंस, तीन पार्ट में। पहले क्या है फैक्टर्स एंड देन क्वेश्चंस। आइएगा सबसे पहला पार्ट, व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखो मैंने जब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास हाइड्रोजन की कमी हो, अगर आपके पास हाइड्रोजन की कमी हो तो उसको हम डबल बॉन्ड से डिनोट कर देते हैं। अगर दो हाइड्रोजन की कमी है तो एक डबल बॉन्ड आता है। सिमिलरली अगर चार हाइड्रोजन की कमी है तो दो डबल बॉन्ड आ जाता है। तो हमारे सामने एल्कीन और एल्काइन आ चुका है। दो हाइड्रोजन की कमी को एक डबल बॉन्ड से पूरी करते हैं और चार हाइड्रोजन की कमी को दो डबल बॉन्ड की से पूरा करते हैं। आइए जब आपने कर लिया बच्चों, आ जाओ एक एक करके ध्यान दें। जब आपने कर लिया, मान लीजिए मैंने इसमें हाइड्रोजन ऐड किया, आगे जब मैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि कैसे डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाना है, कैसे ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाना है। तो वेरी सिंपल, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किस चीज की कमी है, हाइड्रोजन की कमी है। यहां पे एक मोल हाइड्रोजन की कमी है, यानी कि एक H2 डाल दूं। यहां पे दो हाइड्रोजन की कमी था, एक मोल H2 से काम हो गया। यहां पे चार हाइड्रोजन की कमी है तो क्या यहां पे दो मोल H2 लगेगा, सिंपली चार हाइड्रोजन की कमी होगी। हाँ,
हाइड्रोजन का एडिशन बेटा निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में होता है। हाइड्रोजन का एडिशन निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में होता है। यहां भी हाइड्रोजन का एडिशन निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम में होता है। इसको बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। यह हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आएगा, बस मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन इज बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल में बच्चों हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो दिस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। और हाइड्रोजन को ऐड कहां करेंगे? जहां हाइड्रोजन की कमी हो। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां हाइड्रोजन की कमी है, सिंगल बॉन्ड है तो सारे हाइड्रोजन पूरे होते हैं, वहां हाइड्रोजन की कमी नहीं होती है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहां? जहां हाइड्रोजन की कमी हो। और हाइड्रोजन हम हमेशा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन हम हमेशा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऐड करते हैं, इसको हम कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। आ जाओ, अब डबल बॉन्ड को हम क्या कर रहे हैं बच्चों? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। डबल बॉन्ड को बच्चों हमने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया। यहां दो हाइड्रोजन है तो हमने क्या किया सर? एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन पे ऐड किया। देखो, दो हाइड्रोजन पहले से थे, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। सिमिलरली एक हाइड्रोजन आपके राइट हैंड साइड में ऐड हो गया है। सिमिलरली एक हाइड्रोजन आपके राइट हैंड साइड में ऐड हो गया। दिस इज सिंगल बॉन्ड एल्केन। अब यहां पे देखो, यहां दो हाइड्रोजन की कमी, यहां दो हाइड्रोजन की कमी। चार बॉन्ड बनाना है ना, तो दो हाइड्रोजन यहां डाल दो, दो हाइड्रोजन यहां डाल दो, और इसीलिए हमने चार हाइड्रोजन भी डाला हुआ है। तो देखो, एक हाइड्रोजन लेफ्ट में, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हमने डाल दिया। ये पहले से था और दो हाइड्रोजन हमने डाल दिया। तो पहले समझो हाइड्रोजिनेशन क्या है। ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन की कमी हो, वहां हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसी को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। इनफैक्ट इसको और अच्छे वर्ड्स बोले तो इसको पूरा पूरे में बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, बिकॉज ये पूरा का पूरा रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है। निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम और पैलेडियम नाम के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है। अच्छा, अब ध्यान देना, ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यानी कि बॉन्ड टूट रहा है। डबल बॉन्ड टूटा होगा तभी तो वैलेंसी फ्री हुई होगी और नया बॉन्ड बना होगा। हाँ, तो बॉन्ड टूट रहा है तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही होगी। बॉन्ड टूटा है और नया बॉन्ड बना है, एनर्जी रिलीज होती है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब भी हम डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ जाएंगे, वैसे भी आप देखिए, स्टेबल अगर प्रोडक्ट बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट हैव लेस एनर्जी एंड अनस्टेबल प्रोडक्ट हैव हायर एनर्जी। तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ कब आएंगे? जब एनर्जी रिलीज होगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव कर दो, लेस देन जीरो कर दो, इज इक्वल टू हटा दीजिए, डेल्टा एच लेस देन जीरो कर दीजिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पहला फेज आपका आज के हाइड्रोजिनेशन टॉपिक का क्लियर हुआ। व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन? ऐसे कंपाउंड जहां हाइड्रोजन की कमी हो या ऐसे कंपाउंड जहां डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो आपके सामने हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होता है। और ये पूरा प्रोसेस इंटायरली एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच लेस देन जीरो है। ये पूरा प्रोसेस इंटायरली एक्सोथर्मिक और डेल्टा एच लेस देन जीरो है। आई होप इट इज क्लियर। यहां तक बेटा कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, अगर है तो पूछ लीजिए। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हाँ ठीक है। अच्छा, एक और बात बताइए, यहां ज्यादा हाइड्रोजनेशन होगा या यहां ज्यादा हीट निकलेगा? कहां ज्यादा हीट निकलेगा? यहां ज्यादा हीट निकलेगा, यहां ज्यादा हीट निकलेगा। तो अभी अभी आपने समझा कि सर यहां पे एक बार हाइड्रोजनेशन करना है, यहां पे दो बार हाइड्रोजनेशन करना है, 2 मोल्स लिया है तो 2 बार हाइड्रोजनेशन करना है। जितनी बार हाइड्रोजनेशन करोगे उतना ज्यादा हीट रिलीज होगा। तो क्या मैं इस बात को लिख सकता हूं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे। ज्यादा पाई बॉन्ड इसका मतलब ज्यादा हाइड्रोजनेशन, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जितना ज्यादा पाई बॉन्ड उतना ही ज्यादा हीट रिलीज हुआ है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एकदम पहले जल्दी से बोल दो, क्या ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड? क्लियर है ये बात? हाँ है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। दूसरा, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो कैसे देखोगे? अगर मान लीजिए यहां तक ठीक है, यहां तक नो डाउट, नो डाउट। चलिए
अब क्या होता है कि मान लो अगर स्टेबल एल्कीन है, तो अगर स्टेबल है तो जल्दी से ही हाइड्रोजनेशन नहीं होगा। ध्यान दीजिए, हमेशा रिएक्शन अनस्टेबल चीजों पे जल्दी होती है, क्योंकि अनस्टेबल है, रिएक्ट करना चाहेगा तो आराम से रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ये स्टेबल पड़ा है तो रिएक्ट नहीं करना चाहेगा तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर एल्कीन स्टेबल है, क्योंकि आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहां देख रहे हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो दूसरा फैक्टर आएगा कि अगर स्टेबल है तो हीट कम निकलेगा, क्योंकि अगर स्टेबल है तो रिएक्शन कम होगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। Heat of hydrogenation is inversely proportional to stability of alkene। आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपके सामने जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा वो स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बस ये दो कंडीशंस मैंने बोला था, पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा फिर मैं फैक्टर्स बताऊंगा। तो दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द फैक्टर जिस पर वो डिपेंड करता है। अब इसी से पूरा क्वेश्चन होगा। अगले आप 20-25 सवाल अभी ही करने वाले हैं, आप देखना कोई डाउट नहीं आने वाला। फैक्टर्स को भी रटना मना है। आप यहां से देख सकते हैं, मोर पाई बॉन्ड, मोर हाइड्रोजनेशन, मोर एनर्जी। अगर स्टेबल होगा तो रिएक्शन नहीं करेगा, हीट नहीं निकलेगा। अगर अनस्टेबल होगा तो रिएक्शन कर जाएगा, हीट ज्यादा निकल जाएगा। एकदम बढ़िया। और एल्काइन, सेम एल्काइन की केस होगी। अगर मैं एल्कीन लिख रहा हूं तो एल्कीन और एल्काइन दोनों है, कहने का मतलब पाई बॉन्ड है। क्लियर हुआ? हमें स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन देख चुके हैं, ये देख चुके हैं क्या हम स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन देख चुके हैं? यस, स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। जितना ज्यादा अल्फा एच उतना ज्यादा स्टेबल, उतना कम ही एचओएच, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देख चुके हैं। चलो अब जैसे यहां पे है, जैसे हमने दो क्वेश्चन किया, मुझे बताओ सबसे पहले इन दोनों में 1 और 2 में, दोनों में हाइड्रोजनेशन हो रहा है। कंपेयर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन 1 and 2। दोनों में ही आपके सामने देखो हाइड्रोजनेशन हो रहा है, यहां भी हाइड्रोजनेशन हो रहा है। कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 and 2। इसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा। हमने अभी पढ़ा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होता है, एंड हेंस वी हैव 1 greater than 2 आंसर। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होता है, एंड हेंस वी हैव 1 greater than 2। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, ये देखो जरा। क्वेश्चन नंबर अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 3 भूल जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से अटेम्प्ट करना है, स्टार्ट करो। स्टार्ट डूइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। आइए चलो, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं कि सर दोनों में एक एक पाई बॉन्ड है, तो पहला से सॉल्व नहीं होगा। फिर आप देख रहे हैं कि सर दोनों में अल्फा एच, यहां भी देखो 3 और 3 अल्फा एच, 6 अल्फा एच है। राइट हैंड साइड में भी जाओगे 3 और 3 अल्फा एच, यानी कि 6 अल्फा एच है। भाई सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्टेबिलिटी दोनों का सेम है। लेकिन यहां पे देखोगे तो दिस इज अ ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और ये जो है बच्चों वो सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। ट्रांस वाला स्टेबल माना जाता है क्योंकि अपोजिट साइड है, रिपल्सन कम है, ये रिलेटिवली कम स्टेबल होता है। तो जो स्टेबल है उसका हीट ऑफ कम हो जाएगा, और जो अनस्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा हो जाएगा। क्या ए लेस देन बी होने वाला है? जल्दी से बोल दीजिए, क्या ए लेस देन बी होने वाला है? हाँ या ना? 2 greater than 1 बोल दो या बी ग्रेटर देन ए बोल दो। जैसे मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। पहला फैक्टर है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा, वो नहीं लगेगा। दूसरा फैक्टर अल्फा एच का लगता है, इसमें आपके पास 2 अल्फा एच है, और यहां पे आप देखोगे 2 और 3 5 अल्फा एच है। तो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करोगे, ए ग्रेटर देन बी आंसर आएगा। स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करोगे,
स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करना है। अभी भी मैं देख रहा हूं कमेंट में कई लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दे रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कंपेयर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखो पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोलो हाँ या ना। अगर पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अल्फा एच से आप देखोगे, अल्फा अगर पाई बॉन्ड सब में सेम है तो अल्फा एच देखो 3 6 9 12, यहां पे वी हैव 12 अल्फा एच। ठीक है भाई, 3 6 और 3 9 अल्फा एच। यहां पे आ जाओ, 3 और 3 6 अल्फा एच। यहां पे आ जाओ, 3 और 3 6 अल्फा एच। एकदम सही है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना? तो जल्दी से बोल दो आपके सामने, हम स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन दोनों में भी देखो, मैंने आपको लिखा रखा था, स्टेबिलिटी ऑर्डर ट्रांस सबसे ज्यादा होता है, फिर सिस होता है, सबसे कम स्टेबल आइसो होता है ना? ये लिखाया था, ट्रांस इज हाईएस्ट स्टेबल, देन सिस एंड देन आइसो। इन दोनों में देखो, ये सिस है, ये ज्यादा स्टेबल है, आइसो ये कम स्टेबल है। तो कम स्टेबल है तो सबसे ज्यादा एचओएच इसका होगा, फिर सिस का हो जाएगा, डी का हो जाएगा, एंड देन बी एंड देन ए, डिपेंड्स ऑन द अल्फा एच। सी डी बी ए एकदम सही है ना? ये सिस है और ये आइसो है और ये सिस है। मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखाया हुआ है, ठीक है? अगर आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर याद नहीं है तो लेट्स राइट इट अगेन, द स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर आपके पास आएगा, ट्रांस का सबसे ज्यादा होने वाला है, फिर आपके सामने सिस स्टेबल है दूसरे नंबर पे, फिर आपके सामने आइसो स्टेबल है तीसरे नंबर पे। तो ट्रांस, सिस और आइसो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपके स्क्रीन पे आएगा। ट्रांस, सिस और आइसो स्टेबिलिटी ऑर्डर बच्चों आपके स्क्रीन पे आएगा, सी डी बी ए। एब्सोल्युटली क्लियर है या नहीं क्लियर है? जल्दी से बोल देंगे आप, सी डी बी ए। तो इसमें जो कम स्टेबल है उसकी एचओएच ज्यादा हो गई, सी डी बी ए। ठीक है, 4 3 2 1 बेटे रॉन्ग है, ठीक है, 4 3 2 1 बेटे रॉन्ग है, समझ गए? और अगर गलतियां हो रही हैं तो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करना है, और स्टेबिलिटी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर गलतियां हो रही है तो स्टेबिलिटी में आपने अल्फा एच कैसे लिखते हैं समझ ही नहीं आता। और भाई बेटे ये डबल बॉन्ड को घेर दो, ठीक है? ये जितने भी डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है ये सब अल्फा कार्बन है, ध्यान दीजिए। डबल बॉन्ड को हमने घेर दिया, जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9 3 12, ठीक हो गया? डबल बॉन्ड को घेर दो, सर ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, तो आपके सामने देख लो 3 अल्फा कार्बन हो गया, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन। नीचे आ जाओ, सर ये डबल बॉन्ड आपके सामने दिख गया है, हो गया? अभी 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 वीडियो आ रही है क्या? वीडियो तो आ रहा है बट बोर्ड स्टक हो गया, पता नहीं क्यों। वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड। अब सही है ना? हाँ, एक सेकंड रुको, मुझे थोड़ा देर में आई थिंक ये हैंग कर गया, थोड़ी देर में सही करता हूं मैं इसको। ये हैंग कर गया थोड़ा, हो जा भाई। हाँ चलो, हो गया। वापस चलते हैं जहां हम थे। ठीक है, हमने ये पढ़ा था, फिर हम ये पढ़ रहे थे, ये पढ़ चुके थे, ये पढ़ चुके थे, ये पढ़ चुके थे। अरे यार, व्हाइट इज ग्रीन। एक सेकंड रुको, मैं पीपीटी खोल लूं।
हाँ, बोर्ड हैंग हो गया था, सॉरी, बोर्ड हैंग हो गया था, अभी वापस ठीक हो गया है। ठीक है, चलिए देखो कितने लोग तब तक बकवास कर रहे हैं, सब ऐसे ही बैगन वैगन चिल्ला रहे हैं इसमें। तुम क्या हो, ये तुम मीम वाले लोग हो क्या एकदम? अच्छा, आज तुम्हें पता चला, हाँ सर्दी लग गई इसको भी, आज तुम्हें पता चला तुम्हारे आंटी जी का बर्थडे आज। हमने हमने देखा, हमने एक आध ग्रुप में ऊपर से देखा, मैं व्हाट्सएप कम ही खोल रहा हूं, मतलब खोल ही नहीं रहा, तो एसीपी इंजीनियर को कॉल करूं? बहुत बढ़िया, मैं कॉल करूं, थोड़ा सर को कॉल करता हूं, रुको 2 मिनट दो यार, थोड़ा सा जिंदगी भी जीने दो तुम लोग। एक तो एसीपी सर का नाम, तुम कितने लोग एसीपी सर का पूरा नाम पता है? हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इनके नाम मेरे यहाँ आंटी नंबर 1 लिख रहे हैं, रो कॉल करता हूं, स्पीकर पे रख के कॉल करता हूं, आपको सुनाई देगा, देखना जरा मैं इनसे बात कर लेता हूं। पता है आपको? सही बताओ। हेलो। हेलो सर, आप क्लास में तो नहीं हो? ना ना, नहीं हूँ सर, बताओ। नहीं हो? अरे बढ़िया सर। सर आप बर्थडे की पार्टी कहाँ दे रहे हो? अरे सर, जयपुर में मैंने मैरियट बुक किया है। जयपुर में आपने मैरियट बुक किया हुआ है? हाँ। अच्छा, तो टाइम आपने बताया नहीं, डेट आपने बताया नहीं, तो हम कैसे जानेंगे? 1 मई तो हो ही जाएगी पहुंचते पहुंचते। 1 मई हो जाएगी? सीधा क्यों नहीं मना कर रहे हो कि कंजूस है, नहीं देना है? नहीं नहीं, मना कहाँ कर रहा यार, पार्टी देनी है बर्थडे की, क्यों नहीं देंगे? है ना, और आप स्पीकर पे हो और सारे बच्चे हाँ, सुन रहे हैं, ठीक है? पार्टी देंगे, लेकिन पहुंचते पहुंचते 1 मई हो जाएगी जयपुर। तो मैरियट भर जाएगा, इतने सारे बच्चे हैं क्लास में। पहुंचने दो बच्चों को, आप संभाल लोगे। आप बीटी सर हमारे साथ है, फिर क्या दिक्कत? हाँ देखो देखो, टाल दिया ना किसी तरह, टाल दिया ना सर ने। कहाँ हो आप? घर से क्लास ले रहे हो, ऑफिस में हो? नहीं, घर से ले रहा। अरे चलो सर, तो आज तो वैसे भी देखो कहीं ना कहीं से मैंने सुना है कि बर्थडे है, तो कुछ तो सच होगा, पार्टी हो जाए इसी बहाने। हाँ खैर, देखो ऑफिशियल तो ऐसे डॉक्यूमेंट में तो है ही बर्थडे, है ना? पार्टी तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत, बढ़िया आती है थोड़ी होनी चाहिए। हाँ सही बात है। तो चलो आज रेडी होके आता हूँ मैं शाम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तैयार हो जाओ। चलो सर, हैप्पी बर्थडे सर। रेडी होके भेजेंगे आपको। चलो सर, बाय सर, बाय बाय। बाय बाय। देखो भाई, ये है, ये देखो मैं भी आऊंगा, ये है। तो ये एसीपी सर जैसे ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं ना, ये 2 बार जन्मदिन मनाते हैं अपने, ठीक है? हमारे साथ तो गलती हो गई थी, है ना, हमारा भी 2 बार है, बट वो गलती से हो गया था। ये लोग जानबूझ के मनाते हैं कि बस 2 बार मनाना चाहिए, खुशी का दिन है, अच्छी बात है, 2 बार मनाएंगे, एक बार सही वाला, एक बार कागज वाला। चलिए भाई, तो एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से, एक रियलिटी के हिसाब से, तो इस तरह से पनीर बनेगा या नहीं, ये देखो बेटा, ये देखो जरा बेटा। आर्यन, तुम ना थोड़ा सा वहां से बाहर आओ, है ना, तुम अफ्रीका के जंगलों में जो तुम रहते हो, वहां से बाहर निकलो। दुनिया बहुत बड़ी है, पनीर से आगे निकल चुकी है, मशरूम में पहुंच चुकी है दुनिया। तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी का मतलब पनीर बनेगा सर, है ना? और तो क्या होगा उसमें, अगर थोड़ा ग्रेवी में पानी कम हो जाए ना, तो वो मजा ही आ जाए। क्यों भाई आर्यन? भाई साहब, ये बात क्या है, पटना में रहने वाले लड़कों की तरह, खुद बेचारे खाना बनाते, खुद ही पढ़ते हैं, वो ऐसे ही है। आज सर मस्त समझ में आया है। तो आज एक बच्चा था, उस समय बड़ा अच्छा था, बोलने में मुंहफट टाइप का था, कुछ भी बोलता था। तो ऐसे क्लास खत्म हो जाए तो सर आज जा रहे हैं, बहुत बढ़िया समझ में आ गया है, तो आज जा रहे हैं सब्जी खरीदेंगे पनीर बाहर से और खुद जाके बनाएंगे। हमने कहा तो तुमको समझ आएगा तो तुम क्वेश्चन कब लगाओगे? सर क्वेश्चन लगेगा, पहले बढ़िया खाना खाएंगे, है ना? तो वो 1 साल के विचार से नहीं आया था, सोचा 2 3 4 5 पटना वटना में जनरली सारे बच्चे तो तैयारी करते हैं 1 साल की, उनके मन में कहीं ना कहीं होता है कि देखो 2 3 साल में तो निकल ही जाएगा, आराम से तैयारी करो, क्या भागे जा रहे, कौन सा बूढ़े हो गए 2 3 साल में, ठीक है कर लेंगे मस्ती में, है कि नहीं? चलिए भाई, हाँ बैगन बनेगा। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम यहां थे और हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ा था कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सब में सेम है। अच्छा, तो अगर पाई बॉन्ड सेम है तो आप मुझे अल्फा एच निकालो। तो मैं यहां पे अल्फा एच 12 अल्फा एच लिखा था, कैसे? सर डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कार्बन जो जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है और इसका हाइड्रोजन ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो 4 अल्फा कार्बन दिख गए, 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा एच यहां दिख गए।
सिमिलरली एक और दो, मतलब यहां पे आपके सामने दो अल्फा कार्बन लेफ्ट में और एक अल्फा कार्बन राइट में, तीन यहां, तीन यहां, तीन यहां, 9 अल्फा एच यहां दिख गए। सिमिलरली डबल बॉन्ड को घेर दो, डायरेक्टली अटैच कार्बन इज द अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन इज द अल्फा हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड को घेर दो, डायरेक्टली अटैच कार्बन इज द अल्फा कार्बन और एक अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन इज द अल्फा हाइड्रोजन। अब 8 मत लिख देना अल्फा हाइड्रोजन, 8 लिख दोगे गलत हो जाओगे बेटा, अल्फा कार्बन होना पड़ेगा तब जाके अल्फा हाइड्रोजन होगा। डायरेक्टली अटैच कार्बन ढूंढो और उसके बाद आप उसका हाइड्रोजन देखो, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। तो अब देखो, तो सर यहां पे स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इन दोनों में तो स्टेबिलिटी सेम आ रही है, अब कैसे देखोगे? तो मैंने आपको बताया था ये आइसो है और ये सिस है, ये आइसो है और ये सिस है। अगर आप चाहो तो एक ट्रांस भी बना लो और मजा आ जाएगा। दिस इज योर CH3 ऊपर कर लो और यहां पे CH3 नीचे कर लो, H ऊपर कर लो और बेटा H नीचे कर लो। कितना हो गया? आपकी स्क्रीन पे 6 अल्फा H हो चुका है, आपकी स्क्रीन पे बेटा 3 ऊपर 3 नीचे 6 अल्फा H हो चुका है और ये ट्रांस है। आपकी स्क्रीन पे 6 अल्फा H हो चुका है और ये ट्रांस आइसोमर है। ठीक है, अब देखो जरा, मैंने आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया था, पहले मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखता हूं फिर मैं आंसर दूंगा HOH का। पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बताया था? ट्रांस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सिस होता है और आइसो इज द लीस्ट स्टेबल। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको मैंने पहले बताया हुआ था। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन्स, बट स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो। तो देखो यहां पे जो सी ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा HOH दिखाएगा। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है और अब मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन HOH का ऑर्डर लिख रहा हूं। उसके बाद आपके पास आ जाएगा D और फिर आ जाएगा E। स्टेबिलिटी ज्यादा, HOH कम, एंड देन B और A तो आपके पास है नंबर ऑफ द अल्फा H के बेसिस पे। अल्फा H कम है, स्टेबिलिटी कम है तो HOH ज्यादा होगा। अल्फा H ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है तो HOH सबसे कम हो जाएगा। C, D, E, B, A विल बी द आंसर। जैसे ये हुआ हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। आइए, ट्रिपल बॉन्ड की HOH पूछ रहा है, अब बताएंगे जरा। अब ट्रिपल बॉन्ड में कैसे देखोगे भाई? आपने ट्रिपल बॉन्ड में कैसे देखोगे? आपने तो आंसर चाहिए मुझे। B A की A B, B A की A B। कंफ्यूजन कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा है। B A है कि A B है? बेटे अब मैंने आपको बताया था ट्रिपल बॉन्ड में सब लोग गधेड़े हो, छोड़ दो इधर। भाई मैंने आपको बताया था कि इसमें आप हाइपर कंजुगेशन वगैरह नहीं सोच सकते, बट अगर आपके सामने ये आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या मैं अल्फा कार्बन तो बोल ही सकता हूं, मैं हाइड्रो क्या बोल रहा हूं, मैं हाइपर कंजुगेशन नहीं करा सकता। इसका हाइपर कंजुगेशन नहीं करा सकता, कार्बन के 5 बॉन्ड बन पाएंगे, बट यहां पे मैं वो तो करा ही सकता हूं, अल्फा कार्बन तो काउंट कर ही सकता हूं और अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन तो बोल ही सकता हूं। सिमिलरली यहां पे ये और ये अल्फा कार्बन है तो सर 3 और 3 क्या आपके सामने 6 अल्फा H है। स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करने के बजाय आपने A ग्रेटर देन B कर दिया है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, A ग्रेटर देन, इंडक्टिव सबसे लास्ट में आएगा, पहले MHI मीजोमेरिक हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव। नीचे आ जाओ, ये क्या ये क्या ये क्या? तो सर दिस इज योर सिस आइसोमर। देखोगे दोनों में 3 और 3 6 अल्फा H है। दिस इज योर ट्रांस आइसोमर, 3 और 3 6 अल्फा H है, एंड दिस इज योर आइसो आइसोमर, दिस इज योर 6 अल्फा H, यहां भी है 6 अल्फा H। स्टेबिलिटी होता है ट्रांस फिर सिस फिर आइसो, इसलिए जो HOH ऑर्डर होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर होगा, आइसो सबसे ज्यादा है, देन आपके पास सिस आएगा, देन ट्रांस आएगा। CAB कैब इज द आंसर। समझ में आया सब लोगों को? कैब इज द आंसर। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कैलकुलेट द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ज्यादा समय नहीं लेना है सर। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो अल्फा H से सॉल्व होगा। अल्फा कार्बन को पहले ढूंढ निकालो, अल्फा कार्बन ढूंढ निकाला तो 3 यहां, अब हाइड्रोजन काउंट करो, 3 यहां 3 6 और 2 यहां 8 अल्फा H। ठीक है भाई, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, अल्फा कार्बन को ढूंढ निकालो तो सर एक हाइड्रोजन है 1 अल्फा H। अल्फा H के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दोगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आ जाएगा B ग्रेटर देन A। सबका B ग्रेटर देन A आ रहा है, हाँ। A ग्रेटर देन B वाले बेटा एकदम ही, मतलब मुकुट पहनिए, मुकुट जिसमें 2 सींग निकला हो। नीचे आ जाओ,
यहां पे जब आओगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा एच यहां पे आ गया, 12 अल्फा एच। यहां भी आइएगा, दिस इज द अल्फा, ओके 3 यहां पे हो गया, दिस इज द अल्फा कार्बन, एक और यहां पे हो गया, तो 3 यहां, एक यहां, 4 अल्फा एच हो गया, दिस इज 4 अल्फा एच। ठीक है, 3 यहां, एक यहां, दिस इज 4 अल्फा एच। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दोगे बी ग्रेटर देन ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दोगे बी ग्रेटर देन ए, बिल्कुल सही है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का इनवर्स प्रोपोर्शनल विल बी द आंसर, बी ग्रेटर देन ए। स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन का इनवर्स प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहला दो फैक्टर ही तो है, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन और पाई बॉन्ड के इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो जितना ज्यादा पाई बॉन्ड उतना ज्यादा एचओएच डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जितना कम स्टेबल उतना ज्यादा एचओएच इनवर्सली प्रोपोर्शन। ये हमने बता रखा है, दो ही फैक्टर है। अब देखोगे तो यहां पे कंजुगेशन आ रहा है पाई सिग्मा पाई, और यहां पे रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस होने से क्या मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी बढ़ गया? बिल्कुल सही हो गया। लेकिन यहां पे आप देखोगे तो ये दोनों सिग्मा और सिग्मा है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है। क्यों? कंजुगेशन टूट गया, दो सिग्मा आ गए। ठीक है, अब कंजुगेशन टूट गया तो स्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल विल बी द एचओएच, स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी ग्रेटर देन ए, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ये ज्यादा बड़ी है। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, कितना हो गया? 2 अल्फा कार्बन है, 3 यहां। इन्वर्टर में बेटा कुछ प्रॉब्लम हो गया, सॉरी फॉर दैट। चलो आ जाओ, यहां आते नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, तो हम अल्फा एच से देखेंगे तो 3 यहां और 1 यहां, 4 अल्फा एच दिख रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे 3 यहां, 3 6 यहां, 3 9 यहां और 3 12 यहां, 12 अल्फा एच दिख रहा है। ज्यादा अल्फा एच से स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई है, तो एचओएच विल बी ए ग्रेटर देन बी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में ए ग्रेटर देन बी विल बी द आंसर। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में आपके पास आ जाएगा ए ग्रेटर देन बी विल बी द आंसर। एक बी ग्रेटर देन ए है और दूसरा ए ग्रेटर देन बी है, दिस विल बी द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाते हैं, 13 पे। कैलकुलेट द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो देखो सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सब में एक है, मतलब स्टेबिलिटी से डिसाइड होगा। फैक्टर 1 रूल आउट हो गया, उससे नहीं हो रहा। फैक्टर 2 पे आओ, स्टेबिलिटी पे। अब देखोगे यहां पे सबसे पहले मैंने अल्फा कार्बन देखा, 1 2 3 और 4 अल्फा कार्बन देख लिया। तो 4 अल्फा कार्बन है, 3 यहां, 3 6 और 3 यहां, 3 6, 2 8, 2 10 अल्फा एच। पहले वाले में आपके सामने 10 अल्फा एच हो चुका है, तो वी हैव 10 अल्फा एच। दूसरे वाले में आ जाओ, दूसरे वाले में अल्फा कार्बन यहां पे आप घेर दो, तो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन है। कितने हो गए? 3 वहां, 1 4 और 2 6 अल्फा एच यहां पे हो गया है, 6। नेक्स्ट आ जाओ सर, ये देखेंगे आप तो ये दोनों अल्फा कार्बन है, 2 और 2, 2 यहां 2 यहां, 4 अल्फा एच लिख सकता हूं। यहां आ जाओ, ये और ये अल्फा कार्बन है, तो 2 यहां 1 यहां, 3 अल्फा एच हो सकता है। हाँ या ना? सबसे ज्यादा स्टेबल, स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डी सबसे ज्यादा, फिर आपके सामने सी, फिर आपके सामने बी और फिर आपके सामने ए। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन होगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, वेरी सिंपल। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन। अब जैसे यहां आ जाओ, दिस इज बेंजीन, यहां भी 3 पाई बॉन्ड, यहां भी 3 पाई बॉन्ड, यहां भी 3 पाई बॉन्ड। आप इसके में थोड़ा सा दिमाग तो लगेगा, और लगाइए। इस वाले में आप लगाएंगे, इसमें बेंजीन दिख रहा है, यहां पे भी। अब देखो थोड़ा सोच के बताओ कहां पे ज्यादा होगा। यहां पे भी कंजुगेशन है, रेजोनेंस है, बट जरा सोच के बताइए विच ऑफ व्हाट विल बी द ऑर्डर, है ना? बड़ा पाई सिग्मा 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 हो गया, 3 सिग्मा, वहां भी नहीं होगा। चलो जल्दी से आप देख के बताइए इसमें व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द एचओएच। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द एचओएच? सबसे पहला अनस्टेबिलिटी, डीसीबीए 4 3 2 1। हाउ यू, कैसे सोचा आपने? देखो मैं 1 के बारे में सबसे पहले बता देता हूं ताकि इसका कंपटीशन ही खत्म हो जाए। भाई ये एरोमेटिक है और हाईली स्टेबल है।
यार ये एरोमेटिक होने की वजह से हाईली स्टेबल हो गया, ये तो कंपटीशन से ही बाहर हो गया, इसके बारे में मत सोचो। तो 1 विल बी द लीस्ट एचओएच, जो हाईली स्टेबल हो गया उसका एचओएच कम होगा, तो 1 को हमने रूल आउट कर दिया। भाई इतना कमेंट ना करो, मुझे बार बार नीचे नीचे करना पड़ रहा है। खैर, अब 1 2 3 4 2 3 4 में कैसे सोचा आपने, हाउ यू थिंक थॉट? हाँ, यहां देखो 2 में रेजोनेंस तो है, पाई सिग्मा पाई, तो 2 में बेटा रेजोनेंस है। यहां तो 2 सिग्मा, यहां पे देखोगे यहां पे केवल इतने पार्ट में रेजोनेंस है, यहां पे पूरा यहां से यहां तक में रेजोनेंस है, ठीक है, यहां पे केवल इतने पार्ट में रेजोनेंस है, और यहां पे रेजोनेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है रेजोनेंस, कि कहीं भी रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। तो रेजोनेंस यहां ज्यादा है, रेजोनेंस मोर, यहां रेजोनेंस कम है, रेजोनेंस लेस, और यहां पे बेटे रेजोनेंस ही नहीं है, अनस्टेबल हो गया। और रेजोनेंस नहीं है बेटे, अनस्टेबल हो गया है, बोलो हाँ या ना। तो सर 4 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, हाँ या ना। फिर थोड़ा कम स्टेबल होने की वजह से 3, और फिर ज्यादा स्टेबल होने की वजह से 2, और 1 जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो एचओएच सबसे कम हो जाएगा। एल्कीन के स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एल्कीन के स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। एल्कीन के स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, 1 2 3 में मुझे बताएंगे क्या ऑर्डर आने वाला है। मैं भी एक बार सोच लूं, सोच लिया, बिल्कुल सोच लिया। तो देख लो 1 2 3 में व्हाट विल बी द आंसर, चैट प्राइवेट, ओके 3 2 1 या 1 2 3, व्हाट विल बी द आंसर। एचओएच आपको निकालना है 3 2 या 1 2 3। जनता क्या कहती है, 3 2 1 कह रहे हैं, कई लोग 1 2 3 वाले भी 2 1 3। बेटे नरक में भी जगह नहीं है आपके लिए, तो 2 1 3 भाई, है ना। तुम्हारे लिए एक स्पेशल अलग से यमराज भेजा जाएगा, 2-3 यमराज के साथ में पीटते हुए यहां से ले जाया जाएगा। भाई गजब हो तुम, 2 1 3 कैसे हो सकता है। खैर यहां आइए समझाते हैं। आप देखो पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस है, यहां पे पहली बात की देख लिया, रेजोनेंस है। दूसरा क्वेश्चन में अटेम्प्ट करो, अगेन यहां पे पाई सिग्मा पाई, यहां भी रेजोनेंस है, यहां पे हाँ, ये अच्छी बात हो गई कि यहां पे रेजोनेंस नहीं, कंजुगेशन नहीं है। देखो पाई सिग्मा सिग्मा पाई, 2 सिग्मा आते ही रेजोनेंस नहीं हो पाता। तो यार अगर रेजोनेंस नहीं है तो ये अनस्टेबल है, और इन दोनों में रेजोनेंस है तो ये स्टेबल हो गए। तो अनस्टेबल है इसलिए सी का सबसे ज्यादा होगा। सी लिखो, 3 लिखो, बातें की होगी। इन दोनों में अब आओ, इन दोनों में आओ, तो सर यहां से यहां तक क्या हो रहा है आपके सामने, रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, यहां से यहां तक 4 कार्बन के बीच में रेजोनेंस हो रहा है। नीचे आ जाओ, यहां से यहां तक फिर से 4 कार्बन के बीच में रेजोनेंस हो रहा है, यहां से यहां तक 4 कार्बन के बीच में रेजोनेंस हो रहा है, और यहां से यहां तक फिर से 4 कार्बन के बीच में रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है भाई, अब आ जाओ। तो देखो अब अल्फा कार्बन देख लो, ध्यान से सुनना, अल्फा कार्बन देख लो क्या होगा। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज अल्फा कार्बन। ये 4 अल्फा कार्बन है, 3 3 6 2 8 2 10। तो क्या यहां पे आप देख रहे हैं 10 अल्फा एच, 10 अल्फा एच होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आगे आ जाओ सर, यहां पे दिस इज 3 अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, डायरेक्टली अटैच कार्बन को मैंने अल्फा कार्बन दे दिया। 3 यहां पे, 2 यहां पे, 1 यहां पे, क्या 6 अल्फा एच है। चलो तो स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल करोगे तो CBA आ रहा है, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन आंसर, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द आंसर, CBA 3 2 1। चलो नेक्स्ट वाले में, B ग्रेटर देन या A ग्रेटर देन B, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन कराया हुआ है भाई। B ग्रेटर देन A या A ग्रेटर देन B, व्हाट इज द आंसर। AB AB, कई लोग AB कह रहे हैं, ओके AB कह रहे हैं। BA वाले 2 1 वाले हैं कि नहीं है, आइए बताते हैं। देखो सर यहां पे ये रिंग ऐसे कैसा है, ये रिंग साइक्लोहेक्सेन है, कोई फर्क नहीं डाल रहा। लेकिन अगर आप बीच वाले रिंग को देखो तो 1 और 2 यानी कि 4 पाई, यानी कि सर ये एंटी एरोमेटिक है, यानी कि इसका आंसर एंटी एरोमेटिक हो गया। लेकिन आप अगले वाले में जा रहे हो तो क्या ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। ध्यान दीजिए सर, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, कोई भी रेजोनेंस नहीं है। यहां पे ये पार्ट में तो रेजोनेंस हो रहा है ना, इस वाले पार्ट में पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस है, तो जहां रेजोनेंस उस हिसाब से एरोमेटिसिटी देख लिया। यहां पे रेजोनेंस ही नहीं है, पूरे कंपाउंड में कहीं भी रेजोनेंस नहीं है, दैट मींस नॉन एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। स्टेबल कौन होता है, ये ज्यादा स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो उसका एचओएच कम हो जाएगा, A लेस देन B। अगर ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका एचओएच कम हो जाएगा। स्टेबिलिटी नहीं पूछा था BA वालों,
बी ग्रेटर देन ए वाला स्टेबिलिटी नहीं पूछा था, ये लीस्ट स्टेबल होता है। अगर मैं आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख के बताऊं तो क्या मैंने आपको यही बताया था, एरोमेटिक हाईली स्टेबल, उसके बाद नॉन एरोमेटिक दूसरे नंबर पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है, नॉन एरोमेटिक, और लीस्ट स्टेबल जो होता है वो होता है एंटी एरोमेटिक, जिसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। लीस्ट स्टेबल आपके पास एंटी एरोमेटिक, जिसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। एकदम सही सटीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, 16 के बाद 17 देखेंगे। अच्छा सवाल है थोड़ा सा। एरोमेटिसिटी से स्टेबिलिटी निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। एरोमेटिसिटी से स्टेबिलिटी निकालिए और फिर करिए। एरोमेटिसिटी से कैसे निकलेगा? ओ नहीं, एरोमेटिसिटी से नहीं निकलेगा। मैं क्वासी एरोमेटिक सोच रहा था, ऐसे नहीं निकलेगा। आप सोच के बताओ, छोड़ो। आप दो ही फैक्टर बताए एचओएच में, स्टेबिलिटी और दूसरा आ जाएगा आपके पास पाई बॉन्ड। क्या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है? हाँ, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो स्टेबिलिटी से आंसर आएगा। स्टेबिलिटी के लिए आपको अल्फा एच देखना पड़ेगा। एल्कीन की स्टेबिलिटी अल्फा एच, अल्फा एच से पहले अल्फा कार्बन हमने मार्क कर दिया। 2 हाइड्रोजन यहां, 2 यहां, 4, 2 यहां 6 और 2 यहां 8। बेटे आपके सामने 8 अल्फा एच चमक गया। नीचे आ जाओ, इससे जुड़ा हुआ एक ही डायरेक्टली कार्बन है और यहां पे 3 बॉन्ड बना हुआ, यानी कि 1 अल्फा एच है। क्या बी ग्रेटर देन ये बोल दूं? अल्फा एच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल दूं क्या? अल्फा एच ज्यादा स्टेबिलिटी का उल्टा ऑर्डर बोल दिया, बी ग्रेटर देन। क्वेश्चन नंबर 18 बोल दी। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 18। कैसे करोगे सर? एल्कीन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली, अल्कीन का जो एचओएच है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पाई बॉन्ड सेम है, स्टेबिलिटी देखो। तो हमने कार्बन मार्क कर दिया है 2, 2, 4, 3, 7, 3, 10। तो देखो यहां पे हाइड्रोजन काउंट करने से 10 आ रहा है। यहां पे करोगे 2, 3, 5 और 1 6 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 6 अल्फा एच आ रहा है। यहां पे आ जाओ 2 और 1 3 आ रहा है, तो यहां पे बेटा आपके सामने 3 अल्फा एच आ रहा है। क्या आ रहा है? 10, 6, 3। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी स्टेबिलिटी होगा, इसलिए सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए एचओएच होगा। स्टेबिलिटी का रिवर्स ऑर्डर करेंगे, सी बी ए विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करोगे। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। हाउ यू विल डू? बढ़िया सवाल दे दिया। ये 19 में 1 2 3 4 है, चारों को मैच करना है। 19 में 1 2 3 4 है, तो देखो 1 में नाइस, 1 में सबसे ज्यादा रेजोनेंस है। 1 में पूरा हाफ ऑफ द मोलिक्यूल में रेजोनेंस है, ये चमक गया। 1 में हाफ ऑफ द मोलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस है। सेकेंड वाले में हाफ से थोड़ा सा कम में रेजोनेंस है। कैन यू सी 2 कार्बन कम हो गया। और थर्ड वाले में केवल इतने पार्ट में रेजोनेंस है, फिर से 2 कार्बन और कम हो गया। और फोर्थ वाले में रेजोनेंस ही नहीं है, तो फोर्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, इसलिए एचओएच सबसे ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल एचओएच। फिर डी के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए। स्टेबिलिटी उल्टा है, एचओएच उसका भी उल्टा है। डी सी बी ए 4 3 2 1, दैट इज द करेक्ट आंसर। आइए इन दोनों में, बड़ी सिंपल है। अगर पाई बॉन्ड सेम है तो अल्फा एच निकाल लो। अल्फा एच की जगह अल्फा कार्बन 2 यहां 2 6 यहां, 2 2 4 और 3 7 अल्फा एच यहां हो गए। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, 2 2 4 अल्फा एच। तो सर यहां पे स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल करोगे, ए ग्रेटर देन बी आएगा। स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल करोगे तो एचओएच का आंसर ए ग्रेटर देन बी आने वाला है। एचओएच के आंसर्स ए ग्रेटर देन बी आने वाला है, बिल्कुल सही है। 1 ग्रेटर देन 2, ए ग्रेटर देन बी, एक करेक्ट आंसर है। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21 में भी अगर आप देखें तो क्या दोनों का सेम होगा या बड़ा छोटा होगा, क्या होगा? आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 ही फैक्टर है, स्टेबिलिटी और पाई बॉन्ड। पहले पाई बॉन्ड देखो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो स्टेबिलिटी आ गई। आ जाओ, अल्फा कार्बन निकाल रहे हैं, ये अल्फा डायरेक्टली अटैच, ये देखो इसको घेर दो, डायरेक्टली अटैच निकालो। तो डायरेक्टली अटैच कार्बन हमारे पास ये रहा। 2 2 4 2 6 2 8, सबके पास 2 2 बॉन्ड बने हुए, 2 2 हाइड्रोजन है, 8 अल्फा एच हो गया। यहां आ जाओ सर, इसका निकालोगे, इससे डायरेक्टली अटैच तो एक तो ये है, गुणन में उसको इससे डायरेक्टली अटैच तो एक तो ये है, इससे डायरेक्टली अटैच तो एक तो ये है। 2 यहां 2 4 यहां 5 यहां, तो वी हैव 5 अल्फा एच। क्या मैं बोल सकता हूं एचओएच बी ग्रेटर देन ए? क्या मैं बोल सकता हूं एचओएच बी ग्रेटर देन ए? है ना? तो दिस इज द बी ग्रेटर देन ए वाला ऑप्शन आ गया है। दिस इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का आंसर आ गया है। एकदम मस्त, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आगे यहां पे आएंगे आप।
अब देख लो, यहां पे रेजोनेंस है और इस वाले में रेजोनेंस नहीं है। थोड़ा सा इसको जल्दी में कर दें, यहां रेजोनेंस है, ये स्टेबल है, यहां रेजोनेंस नहीं है, स्टेबल नहीं है। रेजोनेंस किस लिए है? कंजुगेशन है। रेजोनेंस क्यों नहीं है? कंजुगेशन नहीं है। बहुत सही। अब रेजोनेंस है तो स्टेबल है, स्टेबल है तो एचओएच कम हो जाएगा। एचओएच जो है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एकदम सही, सटीक, आगे बढ़ सकते हैं। बोल दो जल्दी से, ए ग्रेटर देन बी, 1 to ए बी दोनों ही सही है। चलो आगे बढ़े। दिस इज द आंसर। आंसर निकालिए अब इन दोनों का। आंसर इनका क्या होने वाला है? ठीक है, अब देखो जैसे आप करोगे, दोनों ही एरोमेटिक है, बेंजीन दोनों ही एरोमेटिक है। अच्छा, लेकिन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, और वहां से 2 हाइड्रोजन जुड़ा है 2 अल्फा एच। यहां पे जो दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, 3 3 6 अल्फा एच हो गया। सर आप जैसे ही देखोगे ए ग्रेटर देन बी विल बी द स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? ए ग्रेटर देन बी विल बी द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 24, ए ग्रेटर देन बी विल बी द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, जैसे आप यहां होगे, दिस इज द पाई बॉन्ड, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। कितना हो गया? 3 3 6 2 8 2 10, 3 3 6 2 8 2 10, 10 अल्फा एच। यहां पे आ जाओ, जब आप इसको आप घेरोगे तो अल्फा कार्बन निकालो। दिस इज अल्फा कार्बन, बहुत बढ़िया। दिस इज अल्फा कार्बन, बहुत बढ़िया। दिस इज अल्फा कार्बन, बहुत बढ़िया। 2 2 4 1 5, दिस इज योर 5 अल्फा एच। अल्फा एच के हिसाब से स्टेबिलिटी का इनवर्स ऑर्डर बी ग्रेटर देन ए। तो दोनों में ही, एक में ए ग्रेटर देन बी, एक में बी ग्रेटर देन ए। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो चुका है। चलिए, एचओएच वगैरह आपके स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन पे आंसर आ जाता है। एचओएच का आंसर जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन पे आ जाता है। आइएगा अब ब्रेड्स रूल, क्या आपने इनऑर्गेनिक में कुछ ऐसा पढ़ा है या नहीं? जल्दी से बताइए, क्या आपने इनऑर्गेनिक में इस साइंटिस्ट के नाम से कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? भाई थोड़ा सा चैट स्लो कर लो, क्योंकि बार बार वो चैट भर जा रहा है स्क्रीन। खैर, ब्रेड्स रूल में क्या है? ब्रेड्स रूल क्या होता है? कोई इनऑर्गेनिक पढ़ा है? यस, क्या पढ़ा है इनऑर्गेनिक में? इनऑर्गेनिक में आपने ब्रेड्स रूल में क्या पढ़ा है? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इनऑर्गेनिक में ब्रैग्स पढ़ा है, बहुत बढ़िया। और नहीं पढ़ा है। चलिए खैर, अब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वहां पे जाके पता लगेगा, है ना। खैर, यहां आते हैं व्हाट इज ब्रेड्स रूल। देखो जरा, अगर आपके सामने बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स हो, आपने पढ़ा है ना बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, अगर आपके सामने बाईसाइक्लो कंपाउंड्स हो, ब्रेड्स रूल का डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले समझ लो। मान लो ये एक रिंग है आपके पास, ठीक है, ये रिंग ऐसे दूसरे रिंग से, एक सेकेंड, ये एक रिंग है और ये रिंग आपके पास ऐसे दूसरे रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दिस इज वन रिंग, देखो ये वन रिंग एंड दिस इज सेकेंड रिंग, ये दोनों रिंग आपस में जुड़े हुए। इस दोनों में आपके पास एक और रिंग ऊपर में जुड़ा हुआ है। मान लो आपके पास कुछ इस तरीके का रिंग जुड़ा हुआ है, एक सेकेंड, मान लो आपके पास कुछ इस तरीके का रिंग जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई। तो ये बाईसाइक्लो में इसका नेमिंग वगैरह भी किया हुआ था, ठीक है। कह रहा है कि ये जो ब्रिज कार्बन है, व्हाट इज ब्रेड्स रूल? ब्रेड्स रूल कह रहे हैं जो ब्रिज कार्बन है ये sp2 नहीं हो सकता। इन बाईसाइक्लिक कंपाउंड से, बाईसाइक्लो मॉलिक्यूल, ब्रिज कार्बन कैन नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ब्रिज कार्बन के पास कभी भी पाई बॉन्ड नहीं हो सकता, ब्रिज कार्बन के पास कभी भी आपके पास क्या नहीं हो सकता, पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता, इस ब्रिज कार्बन के पास कभी भी फ्री रेडिकल नहीं हो सकता, ठीक है। व्हाट इज ब्रेड्स रूल? यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल द ब्रिज हेड कार्बन, या आप लिखो, सीधा लिखो, द ब्रिज कार्बन, द ब्रिज कार्बन, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल द ब्रिज कार्बन of bicyclo compounds या bicyclic compounds, the bridge carbon of bicyclo compounds cannot be sp2. The bridge carbon of bicyclo compounds cannot be sp2, ठीक है, cannot be sp2। यानी कि ब्रिज कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं हो रहा, ब्रिज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं हो रहा, और ब्रिज कार्बन पे फ्री रेडिकल नहीं हो सकता। इसी चीज को यहां पे लिख सकते हैं कि ब्रिज कार्बन कैन नॉट हैव डबल बॉन्ड, bridge carbon cannot have double bond,
ठीक है, ब्रिज कार्बन के पास कभी भी बेटा डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, ब्रिज कार्बन कैन नॉट हैव डबल बॉन्ड, ठीक है, कॉमा कार्बोकेटाइन, कभी भी बेटा ब्रिज कार्बन के पास कार्बोकेटाइन नहीं होगा, कॉमा फ्री रेडिकल नहीं हो सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड में भी sp2 आता है, कार्बोकेटाइन भी रहेगा तो sp2 आएगा, और फ्री रेडिकल में भी sp2 होगा। तो ब्रिज हेड कभी भी, ये ब्रिज हेड आपने देख लिया, थोड़ा और अलग कलर से हाइलाइट कर दे, दिस इज द ब्रिज हेड कार्बन, इट कैन नॉट बी डबल बॉन्ड, इट कैन नॉट बी कार्बोकेटाइन, इट कैन नॉट बी द फ्री रेडिकल। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर, हाँ सही 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 एकदम सही। जैसे मान लीजिए, क्या ये स्ट्रक्चर सही है या गलत है, क्या ये स्ट्रक्चर सही है या गलत है, आप मुझे बताएंगे। और ऐसे स्ट्रक्चर आपने देखे हैं कि नहीं देखे, क्या ये सही है गलत है, नहीं। ब्रिज हेड कार्बन है, ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन है, इस पे कभी भी पाई बॉन्ड नहीं आ सकता, इस पे कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, इस पे कभी भी कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल नहीं आ सकता, ठीक ना। ये छोटा सा एक लाइन का ब्रेड्स रूल है, इसमें कुछ भी मिसलेनियस टॉपिक बोला ना, ब्रेड्स रूल है, ये बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स कहीं कहीं लग जाता है बस। जैसे मान लो आपके पास ये रिंग है, सपोज दैट वी हैव दिस रिंग, ये देखो ये रिंग है, और मान लो इसको हमने आगे बढ़ा दिया, ये कुछ इस तरह से, ये कुछ आपको इस तरह से आगे बढ़ा दिया, तो ब्रिज हेड कार्बन ये दोनों है, क्या आपको ये पता चल गया कि ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन है। ब्रिज हेड कार्बन पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, नहीं, दिस इज रॉन्ग, ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, ठीक है, ये ब्रेड्स रूल कहता है। अब ब्रेड्स रूल के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, बताओ कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, आइडेंटिफाई द स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इस एग्जांपल में आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, और स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या लगा है ये आपको समझ में आना चाहिए। ये जब आप मॉड्यूल उठाए ना कोटा ओटा के, पुराने वाले इंस्टीट्यूट के, नए उनके नहीं, नए वाले ढकोसले वाले इंस्टीट्यूट्स के नहीं, पुराने इंस्टीट्यूट्स के जब आप बात करोगे, जो 30 साल 35 साल जिन्होंने लगाया, जिन्होंने हार्डवर्क किया, उनके एग्जांपल्स में इस तरह से मिल जाएंगे। और 2017 से तक इस तरह के सवाल आए हैं। अब बता देता हूं, चूंकि पेपर डिलीट हुआ, चूंकि चैप्टर डिलीट हुआ, तो जो पेपर में क्वेश्चंस आने की चांसेस हैं वो इन टाइप के कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड होंगे। अच्छा, ये टाइप के कॉन्सेप्ट्स आपके उसमें जब आप हेलो एल्केन हेलो ओरिन पढ़ोगे तो वहां पे ये सब पढ़ना है, तो आगे पढ़ना ही है, तो इसके लिए यहां से पढ़ के चलते हैं। आइए सर, ये और ये कभी भी ब्रिज हेड कार्बन पे ब्रेड्स रूल लग गया, sp2 नहीं हो सकता, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ब्रिज हेड कार्बन पे स्टेबिलिटी कम हो जाता है अगर sp2 होता है, तो बी ए ग्रेटर देन बी विल बी द आंसर, ठीक है। जैसे यहां पे देखोगे ब्रिज हेड पे फ्री रेडिकल आ गया, ब्रेड्स रूल के हिसाब से अनस्टेबल हो गया, बी ग्रेटर देन ए विल बी द स्टेबिलिटी। ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, ब्रिज हेड पे फ्री रेडिकल नहीं आ सकता, ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन नहीं आ सकता, तो दिस इज द स्टेबिलिटी का ऑर्डर। आगे बढ़ेंगे, अब बताओ इन क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये अच्छा क्वेश्चन आएगा, बहुत बढ़िया, गुड क्वेश्चन। टेल मी द स्टेबिलिटी का ऑर्डर, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, जल्दी, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, छठा वाला। आप कहोगे कि सर सारे ही तो ब्रिज हेड कार्बन है, सारे ही तो ब्रिज हेड कार्बन है, एक ये भी ब्रिज हेड, ये भी ब्रिज हेड, ये भी ब्रिज हेड, सब में ब्रिज हेड में sp2 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 sp2। ओहो, अब कैसे करेंगे, तो देखो ये सारे ही अनस्टेबल है। पहली बात तो मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल सारे ही अनस्टेबल है, यहां से यहां तक ऑल आर अनस्टेबल, ठीक है। अनस्टेबल किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, बट इनमें भी थोड़ा बहुत स्टेबल कौन है, और इनमें भी कम स्टेबल और ज्यादा स्टेबल कौन है, तो इनमें भी थोड़ा बहुत स्टेबल, जैसे जैसे रिंग का नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे साइज ऑफ द रिंग बढ़ता है, वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो साइज ऑफ द रिंग यहां ज्यादा है, फिर साइज छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, और सबसे छोटा साइज हो गया। तो जैसे जैसे साइज ऑफ द रिंग होगा वैसे वैसे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। वैसे तो ये अनस्टेबल है, बट इनमें भी अगर कंपेयर करें तो बी और डी जो है उसमें साइज ऑफ द रिंग सबसे ज्यादा है, एंड देयरफॉर ये स्टेबिलिटी आएगी डीसी। इस तरह से आपको देखना है। नेक्स्ट आइए, यहां पे ये एनायन है, ये एनायन है, और ये एनायन। ओ नाइस, कौन स्टेबल और कौन अनस्टेबल है, जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल, जल्दी बताएंगे। फोर्थ इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो बच्चे ध्यान से देखो भाई, बड़े प्यार से। सर ये जो है सी वाला, इसमें इधर भी रेजोनेंस है, देखो पाई सिग्मा चार्ज,
और इधर भी रेजोनेंस है, देखो पाई सिग्मा चार्ज, तो वी हैव कंप्लीट रेजोनेंस फ्रॉम हियर टू हियर। क्या ये बात ठीक है? उसमें लेफ्ट में भी रेजोनेंस है, राइट में भी रेजोनेंस है, एंड वी हैव कंप्लीट रेजोनेंस इन द लेफ्ट एंड द राइट। और यहां पे रेजोनेंस ज्यादा है तो सी में स्टेबिलिटी ज्यादा है, रेजोनेंस ज्यादा है तो सी में स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब बी और ए का देख लो, बी में केवल यहां से यहां तक रेजोनेंस है, केवल इनमें रेजोनेंस है। यहां पे 1 2 3 कार्बन में रेजोनेंस है, यहां पे केवल 2 कार्बन में रेजोनेंस है। ठीक हो गया? तो इसमें कम रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी कम हो गई, सी के बाद बी आ गया। अब आते हैं ए में। ए में ये अनस्टेबल नहीं है बट रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर क्योंकि कार्बन आयन हो सकता है, sp3 है, ब्रिजहेड कार्बन पे कार्बन आयन हो सकता है, sp3 है, पर अगर ये रेजोनेंस करेगा तो देखो, अगर ये रेजोनेंस करेगा तो यहां पाई बॉन्ड आएगा, और ब्रिजहेड कार्बन पे पाई बॉन्ड आ ही नहीं सकता, ब्रिजहेड कार्बन पे पाई बॉन्ड आ ही नहीं सकता, तो ये रेजोनेंस नहीं करेगा, डिस्पाइट की कंजुगेशन है बट रेजोनेंस नहीं करेगा। कॉन्जुगेशन है बट यहां पे रेजोनेंस नहीं करेगा, और रेजोनेंस नहीं करेगा तो सिंपल हो गया ये कंपाउंड, दैट इज सी सबसे ज्यादा स्टेबल है, बी उससे कम स्टेबल है, और ये सबसे कम स्टेबल है। बढ़िया हो गया है ना? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 5। बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी। क्या कहता है बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी? देखिए, देखो, अब बेयर्स एक सेकेंड रुक जाओ। चलो, अब बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी को हम सीधा क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन समझते हैं, देखो 2 क्वेश्चन है, उसी में अपने को समझना है। कह रहा है कि बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी कहता है कि कंपेयर रोटेशनल बैरियर अक्रॉस द गिवन बॉन्ड। ठीक है, और बॉन्ड आपको देना पड़ेगा, यहां पे ये वाला बॉन्ड दिया हुआ है, कह रहे कहां से अगर रोटेट करें तो बैरियर आएगा, मतलब रुकावट आएगी, और कहां से रोटेट करें तो बैरियर नहीं आएगा। कहां से रोटेट करें तो ज्यादा बैरियर आएगा, और कहां से रोटेट करें तो कम बैरियर आएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से। तो सर ई वाले में सबसे ज्यादा रोटेशनल बैरियर है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट डबल बॉन्ड है, वो रोटेट कर ही नहीं सकता, कंप्लीट डबल बॉन्ड है, रोटेट कर ही नहीं सकता। फिर ई वाले के बाद, अच्छा सी और डी सेम हो गया ना, सी और डी में यहां पे डबल बॉन्ड नहीं है, ये डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, चलिए बस। अब देखो, तो सर ई के बाद आ जाएगा सी में भी डबल बॉन्ड से घुमा रहे हो तो इसके बाद रोटेशन बैरियर यहां पे आएगा, ई के बाद सी आ गया, फिर आ जाओ। फिर देखो, ज्यादा रेजोनेंस है तो ज्यादा स्टेबल वो आएगा, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी, जितना ज्यादा डबल बॉन्ड है उतना ज्यादा रोटेशन बैरियर करेगा, ए हो गया। फिर एक डबल बॉन्ड है तो फिर बी हो गया, और फिर डी हो गया। रोटेशनल बैरियर कैसे कंपेयर करना है? सबसे पहले देखो, डबल बॉन्ड की रोटेशनल बैरियर सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। डबल बॉन्ड हैज हाई रोटेशनल बैरियर, डबल बॉन्ड हैज हाई रोटेशनल बैरियर, डबल बॉन्ड के पास हाई रोटेशनल बैरियर है, ठीक है भाई। डबल बॉन्ड हैज हाई रोटेशनल बैरियर, एकदम बढ़िया हो गया क्या डबल बॉन्ड के पास। अब डबल बॉन्ड में भी मोर कार्बन लेस रोटेशनल बैरियर, जितना ज्यादा कार्बन होगा दिस इंप्लाइज लेस रोटेशन, जितना ज्यादा कार्बन होगा लेस रोटेशन बैरियर आ जाएगा। बस ये कह रहे हैं कि उस बॉन्ड से अगर मैं कंपाउंड को रोटेट करूं तो कैसे होगा। उसके बाद ये डबल बॉन्ड की आपके पास रोटेशन बैरियर आ गई 2 पॉइंट में, डबल बॉन्ड की रोटेशन बैरियर आ गई 2 पॉइंट में। अब सिंगल बॉन्ड की रोटेशन बैरियर पे आओ, सिंगल बॉन्ड की रोटेशन बैरियर देखोगे, इन सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, इफ साइड, या फिर लिखो इफ साइड डबल बॉन्ड्स आर मोर देन रोटेशनल बैरियर इज मोर। सिंगल बॉन्ड में इफ साइड डबल बॉन्ड्स आर मोर, सिंगल बॉन्ड के केस में अगर साइड में डबल बॉन्ड्स ज्यादा है देन रोटेशनल बैरियर इज मोर। इफ साइड डबल बॉन्ड्स आर मोर देन रोटेशनल बैरियर इज मोर।
इफ साइड डबल बॉन्ड्स आर मोर देन रोटेशनल बैरियर इज मोर। तो डबल बॉन्ड में आपको सबसे ज्यादा रोटेशनल बैरियर मिलेगा, फिर सिंगल बॉन्ड में आएगा। सिंगल बॉन्ड में अगर साइड में डबल बॉन्ड ज्यादा है तो उसका जैसे यहां पे आ जाओ, इस केस में हमें रोटेशनल बैरियर कहां देखना है, तो देखो इस केस में रोटेशनल बैरियर इस बॉन्ड के अंदर देखना है, ये वाला बॉन्ड, फिर कह रहा है ये वाला बॉन्ड, फिर कह रहा है ये वाला बॉन्ड। आ जाओ, तो डबल बॉन्ड का रोटेशनल बैरियर सबसे ज्यादा होगा। रोटेशनल बैरियर ऑफ बी इज हाईएस्ट। फिर ए और सी में आओ, तो ए में साइड में डबल बॉन्ड है इसलिए ए का ज्यादा हो गया, फिर सी तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को घुमाना आसान है, बी ए सी। ठीक है, सिंपली डबल बॉन्ड को रोटेशन करना ज्यादा मुश्किल है, उसमें बैरियर ज्यादा लगेगा, सिंगल बॉन्ड का कम लगेगा। सिंगल बॉन्ड के केस में साइड में डबल बॉन्ड ज्यादा है तो बैरियर ज्यादा है, साइड में डबल बॉन्ड कम है तो बैरियर कम है। बस ये दो क्वेश्चन। अब लास्ट टॉपिक आपका आता है बेटा हीट ऑफ कंबशन। द लास्ट टॉपिक जो आपकी स्क्रीन पे आता है वो आता है हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन सबसे पहले देखना है आपको नंबर ऑफ कार्बन के, जैसा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन था नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। लेकिन अगर मैं हीट ऑफ कंबशन कंपेयर करता हूं, ये HOH है, ये क्या आपके सामने HOH है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। लेकिन अगर मैं HOC की बात करूं, हीट ऑफ कंबशन की बात करता हूं, लेकिन अगर मैं HOC की बात करता हूं, हीट ऑफ कंबशन की बात करता हूं, हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। हीट ऑफ कंबशन जो है वो नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब आ जाओ, सबसे पहला केस हम यही लिखेंगे, हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। अभी स्टेबिलिटी वगैरह रोकते हैं और पहला केस हम सॉल्व करेंगे हीट ऑफ कंबशन में। आइए, हीट ऑफ कंबशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन वाला क्वेश्चन ही नहीं है यार, हीट ऑफ कंबशन में वाला क्वेश्चन ही नहीं डाला। ओ 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 ओ, चलो कोई बात नहीं, तो दोनों फैक्टर को एक साथ ही लिख दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहां भी होगा, HOH भी और HOC भी। ठीक है, HOH भी उतना ही है और HOC भी वैसे ही है, तो HOH और HOC एक ही साथ आप देख सकते हैं और आपके पास आ जाएगा इस तरह से कंपेयर करने के लिए। तो जितना ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा HOC, और स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करो। जैसे ये देखो, HOC का अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो स्टेबिलिटी वहां पे देखो 6 अल्फा H हो रहा है, अल्फा कार्बन 6 अल्फा H, 3 इधर 3 इधर, इधर आपके सामने 2 अल्फा H। तो क्या आपके सामने HOC B ग्रेटर देन A होगा? क्या आपके सामने HOC B ग्रेटर देन A होगा? बहुत बढ़िया, यहां पे आ जाओ, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, 3 अल्फा H 3 अल्फा H, बेटे आपके सामने 6 अल्फा H है, 3 अल्फा H बेटे आपके सामने 6 अल्फा H। तो HOC और यहां पे आ जाओ, 3 अल्फा H 6 अल्फा H। लेकिन ये ट्रांसफॉर्म है और ये सिस फॉर्म है, तो स्टेबल फॉर्म है, अनस्टेबल फॉर्म है। स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से A ग्रेटर देन B कर दिया, स्टेबिलिटी के वो कर दिया, A ग्रेटर देन B कर दिया। नीचे आ जाओ, यहां भी हमने वही किया है, स्टेबिलिटी के हिसाब से। यहां पे देखो अल्फा कार्बन ये हो गया 2 अल्फा H, और यहां पे 3 और 3 6 अल्फा H, तो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया HOC, हीट ऑफ कंबशन। यहां पे देखोगे फोर्थ क्वेश्चन नंबर, फोर्थ में व्हाट विल बी द आंसर? क्वेश्चन नंबर देखोगे, सिग्मा 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 दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड है बेटा, बोथ आर आइडेंटिकल कंपाउंड, HOC इज सेम, बोथ आर आइडेंटिकल कंपाउंड, HOC इज सेम, दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड है, सेम है दोनों, इसलिए HOC सेम हो जाएगा। आइडेंटिकल कंपाउंड से HOC सेम हो जाने वाला है। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये आएगा, कंपेयर हीट ऑफ कंबशन ABC में, तो हीट ऑफ कंबशन में आपके सामने आ गया 6 अल्फा, यहां पे आ गया 3 अल्फा H, यहां पे 0 अल्फा H। स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, ये आ जाएगा हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर। यहां आइए, इसमें हीट ऑफ कंबशन में क्या आप देख पा रहे हैं? C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, रीजन बताओ।
1 2 3 4 कार्बन है बेटा यहां पे। इस वाले में यू हैव 4 कार्बन, यहां पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो हियर यू हैव 5 कार्बन। इस वाले में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हियर यू हैव 6 कार्बन। मोर द नंबर ऑफ कार्बन मोर विल बी द HOC। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 रहा। क्वेश्चन नंबर 15 में आइएगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 में नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में 3 3 6 2 8 2 10 अल्फा यहां पे है, 3 2 5 2 7 अल्फा यहां पे है, 2 2 4 अल्फा यहां पे है, 1 यहां पे और 2 यहां पे, 3 अल्फा यहां पे है, और 2 और 2 4 अल्फा यहां पे है। स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करोगे तो D फिर आ जाएगा E, फिर आ जाएगा C, फिर आ जाएगा B, फिर आ जाएगा A। दिस विल बी द HOC हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर। यहां देखोगे क्वेश्चन नंबर 16 में दिमाग लगा लो फटाक से। 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, नंबर ऑफ रिंग के हिसाब से मोर द कार्बन मोर विल बी द HOC CBA। नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से CBA विल बी द आंसर। नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से बच्चों CBA विल बी द आंसर। ठीक है, जैसे मान लो आपके सामने ये रहा, इसमें कंपेयर द HOC, सारे A से लेकर के N तक है। कंपेयर द हीट ऑफ कंबशन, A से लेकर के N तक है, कंपेयर द हीट ऑफ कंबशन। जल्दी, A से N तक है सबसे ज्यादा। कंपेयर द हीट ऑफ कंबशन ऑफ द फॉलोइंग। 13 में C में आते, 15 वाला समझा देते हैं, पहले 29 नंबर पे आइए। कंपेयर द हीट ऑफ कंबशन, अच्छा क्वेश्चन है। कंपेयर द HOC हीट ऑफ कंबशन। आइए, कंपेयर द HOC हीट ऑफ कंबशन। तो A आ गया, फिर B आ गया, फिर C आ गया, फिर D आ गया। देखो मैं आंसर लिखूंगा, अल्फा H आपको कैलकुलेट करने को दूंगा, आंसर लिखूंगा। सबसे कम किसका होगा, अल्फा H निकाल दो क्या? 3 6 9 12, चलो रहा नहीं जाता, दिल है कि मानता नहीं। 12 अल्फा H है यहां पे, यहां आ जाओ। 3 6 9 और 2 11 अल्फा है यहां पे, यहां आ जाओ। 3 6 2 8 2 10 अल्फा हो गया यहां पे, बहुत बढ़िया। यहां पे आ जाओ, 3 6 और 1 7 अल्फा हो गया, 3 6 और 1 7 अल्फा हो गया। ठीक है भाई, नीचे आ जाओ, 3 और 1 4 अल्फा हो गया यहां पे, बहुत बढ़िया। यहां पे आ जाओगे, 3 6 और 1, ये दोनों देखो D और F सेम है, तो 7 अल्फा यहां भी है। G की बात करोगे, 3 6 और 9 अल्फा है G वाले में, 9 अल्फा कहीं आया नहीं आया, तो दिस इज 9 अल्फा। H में आपके सामने 0 अल्फा, I में 2 और 1 2 3 और 3 6 अल्फा, J में 3 और 3 6 अल्फा, K में 3 और 3 6 अल्फा, इसमें आपके सामने 3 अल्फा, M में आपके सामने 2 अल्फा, N में आपके सामने 3 और 1 4 अल्फा। आई सबसे ज्यादा H का हीट ऑफ कंबशन होगा। पहले एग्री किए कि नहीं किए? हीट ऑफ कंबशन, चलो स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख देता हूं मैं, हीट ऑफ कंबशन अपने आप देखा। मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखता हूं, स्टेबिलिटी का इनवर्स ऑर्डर आप लिखोगे तो हीट ऑफ कंबशन आ जाएगा, राइट। सबसे कम स्टेबल H है, यह बात आप मानते हो कि नहीं मानते हो? जल्दी से बोलो। H सबसे कम है, H पहले बात एक एक करके, H सबसे कम स्टेबल है, ठीक है सर। H के बाद 0 के बाद L, ओके, M 2 अल्फा है, उसमें 3 अल्फा है, तो 0 के बाद 1 अल्फा किसी में नहीं आया ना, 1 अल्फा नहीं आया, तो उसके बाद क्या मैं M लिख सकता हूं? H के बाद M लिख सकता हूं, बिल्कुल सही लिख सकता हूं, H के बाद M लिख सकता हूं। अब 2 के बाद 2 अल्फा वाले और कोई भी नहीं है, राइट, 2 अल्फा वाला कोई भी नहीं है। फिर 3 पे जाऊं तो 3 में आपके सामने L है, और कोई L नहीं है, नहीं है, तो H के बाद M के बाद L आ जाएगा। क्या यही सबका आंसर है? ठीक है, हां। और जैसे ही आप ये करने गए हैं बेटा, स्टेबिलिटी लिख रहा हूं मैं, स्टेबिलिटी लिख रहा हूं मैं, HOC नहीं लिख रहा हूं, स्टेबिलिटी लिख रहा हूं, HML लिख रहा हूं, ठीक। 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बहुत बढ़िया। 3 और किसी का नहीं है ना, चलो अब 4 पे आओ, तो 4N में भी है और 4E में भी है, बस ये 2 जगह 4 है, बट कौन ज्यादा स्टेबल है? यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल? यार ये भी साइड में है 3 और 1 4, ये भी साइड में है 3 और 1 4। अगर स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो E इज इक्वल टू N हो जाएगा।
अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो E इक्वल टू एन हो जाएगा। एचओसी नहीं, अभी स्टेबिलिटी देख रहे हैं भाई। मोर नंबर ऑफ कार्बन होता तो स्टेबिलिटी आती, वो कहां होता, वो एचओसी में था और इंडक्टिव में था, अभी नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन में इंडक्टिव नहीं लगता। चलो नेक्स्ट। हां, उसके बाद ई स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो 4 हो गया। फिर 5 अल्फा किसी का है, 5 नहीं है, 6 अल्फा। अब 6 अल्फा यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ये है 6 अल्फा वाले। तो 6 में तो हमने पता है ट्रांस सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो फिर इसके बाद आ जाएगा जे के बाद फिर सिस आता है यानी कि के, और के के बाद फिर आ जाएगा आपके सामने आई। ये क्लियर हुआ, जे के आई, बहुत बढ़िया। तो जे के आई आपके सामने हो गया, जे के आई, HMl जे के आई। उसके बाद बताओ, अब 6 के बाद 7 अल्फा देखो कहां कहां है, तो 7 अल्फा यहां है और 7 अल्फा यहां है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो D इज इक्वल टू F हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह नंबर ऑफ अल्फा सेम है। स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन में केवल अल्फा एच से स्टेबिलिटी आएगी, तो 7 अल्फा 7 अल्फा 7 अल्फा हो गया। उसके बाद 8 अल्फा कहीं है, 8 अल्फा नहीं है, नहीं है, नहीं है। 9 अल्फा ये रहा जी, तो 9 अल्फा जी में दिख रहा है और कहीं नहीं है 9 अल्फा। फिर 10 अल्फा 10 अल्फा 10 अल्फा 10 अल्फा नहीं है, सी में आएगा। फिर आपके सामने बी आ जाएगा, फिर आपके सामने ए आ जाएगा। ठीक है, 10 11 12 अल्फा। ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। पर अगर मैं एचओसी का ऑर्डर लिखने जाऊं तो फिर यहां पे ध्यान दीजिएगा, एचओसी का ऑर्डर, एचओसी का ऑर्डर में सबसे ध्यान दीजिएगा, एचओसी के ऑर्डर में एचओसी का ऑर्डर स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो, एच सबसे ज्यादा होने वाला है, ये बात ठीक है। स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो एचओसी, एच सबसे ज्यादा हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है बेटा रोशन, कहीं गलती नहीं है। आई उसके बाद आपके पास आ जाएगा एम। अच्छा, जैसे आप एचओसी का स्टेबिलिटी करने जाओगे, सबसे पहले आप नंबर ऑफ कार्बन देखोगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तब स्टेबिलिटी पे जाते हो, तो नंबर ऑफ कार्बन कैलकुलेट करो। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यहां पे देखोगे 6 कार्बन है। नीचे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, बहुत बढ़िया, इसमें ज्यादा एचओसी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, बहुत बढ़िया। नीचे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, ये भी 8 कार्बन है, बहुत बढ़िया हो रहा है। जे के आई चेक करिए, जे के आई, जे सबसे ज्यादा स्टेबल है। अरे कम उल्टा कर दिया क्या, जे स्टेबल ज्यादा है, राइट, यही किया था हमने। आई फिर के फिर जे, अब ठीक हो गया, अब खुश हो गए। पहले आइसो, फिर उससे ज्यादा स्टेबल सिस, और फिर ट्रांस, ठीक है। तो अब आपके सामने 8 कार्बन हो गया, 8 कार्बन हो गया। 3 4 5 6 7 7 कार्बन यहां पे है, 3 4 5 6 7 7 कार्बन यहां पे है। 1 2 3 4 5 कार्बन यहां पे है। 1 2 2 कार्बन यहां पे है। 1 2 3 4 4 कार्बन यहां पे है। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कार्बन यहां पे है। 1 2 3 4 4 कार्बन यहां पे है। 1 2 3 3 कार्बन यहां पे है। 1 2 3 4 4 कार्बन यहां पे है। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन यहां पे है। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन से आप स्टेबिलिटी देखोगे। नंबर ऑफ कार्बन से आप स्टेबिलिटी, 6 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन 3 कार्बन 2 कार्बन 5 कार्बन 7 कार्बन, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन पे आएगा। तो देखो ये नंबर ऑफ कार्बन में ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन सी और डी का ज्यादा है, इनमें भी स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्टेबिलिटी ज्यादा तो ये कम, तो सबसे ज्यादा एचओसी अगर आप देखोगे तो डी का ज्यादा है और देन सी का होगा। पहले नंबर ऑफ कार्बन देखोगे, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन देखोगे, और नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा बेटा यहां पे 8 कार्बन आ रहा है, और 8 कार्बन में भी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया, बहुत बढ़िया। अब 7 कार्बन यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, यही 7 कार्बन, 3 7 कार्बन है, 7 कार्बन 7 कार्बन 7 कार्बन, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो, तो फिर आपके सामने बेटे ई आ जाएगा, फिर आपके सामने एफ आ जाएगा, और फिर आपके सामने बी आ जाएगा। स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया, 7 कार्बन। 8 कार्बन 7 कार्बन के बाद आपके पास 6 कार्बन आ रहा है, 6 कार्बन यहां है, 6 कार्बन यहां है, तो 6 कार्बन अगर नंबर ऑफ कार्बन में देखोगे तो एन फिर ए आ जाएगा। स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन ग्रेटर देन ए, पहले नंबर ऑफ कार्बन कंपेयर करना है, अगर वो सेम है तो आपके पास स्टेबिलिटी आएगी एन ग्रेटर देन ए। फिर 6 कार्बन हो गया, 6 कार्बन के बाद बच्चों और कहीं 6 कार्बन नहीं है ना, 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन नहीं, 5 कार्बन,
तो आपके सामने लिखोगे 5 कार्बन केवल यही दिख रहा है मुझे, तो फिर नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से 5 कार्बन बेटा जी यहां पे आ गया है, नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से 5 कार्बन जी यहां पे आ गया है। बहुत बढ़िया। अब 5 कार्बन के बाद यू हैव 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन, ये देखो आई जे के और एम, ये 4 कार्बन है, आई जे के और एम ये 4 कार्बन है। इसमें भी आप स्टेबिलिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दो तो आइसो हो जाएगा, आइसो हो जाएगा तो आई, फिर सिस हो जाएगा के, फिर आज जे, आई के जे। ठीक हो गया, स्टेबिलिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दो। फिर आप आओगे यहां पे, दैट इज 4 कार्बन वाले में फिर एम आएगा, क्योंकि यहां पे अल्फा है, सबसे कम हो गया। अब 4 कार्बन के बाद आप 3 कार्बन ले लो तो एल है, और 3 कार्बन में आपके सामने यही है, दैट इज एल आ जाएगा, तो एम ग्रेटर देन एल आ जाएगा। दिस इज द एचओसी का ऑर्डर, दिस इज द हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर, दिस इज द स्टेबिलिटी का ऑर्डर। हाँ या ना, जल्दी से बोलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बोल दो क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, एकदम बढ़िया, यही सही है। पहले नंबर एम आई जे नहीं होगा बेटा, एम ज्यादा कैसे हो सकता, पहले नंबर ऑफ कार्बन आएगा बेटा, ठीक है ना, नंबर ऑफ अच्छा यहां पे 4 कार्बन है, अरे एम, अच्छा ओके ओके ओके, ये वाले क्यों कह रहे हो, ठीक है भाई, तो एम को आगे कर दो, एम को आगे कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, एम को आगे कर दो, एम आई जे के एल आ जाएगा, हो गया हो गया। 13 में पहले नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, बिल्कुल आते हैं, 13 नंबर भी देख लेते, पहले 29 नंबर एक बहुत रिग्रेस सा सवाल था, दिमाग लगाने वाला था, मजा आया होगा इतना लंबा चौड़ा सवाल करके। 13 नंबर पे चल लेते हैं, 13 नंबर पे चल लेते हैं, आइए 13 नंबर, 13 नंबर में पहले नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, बिल्कुल सही है, 13 नंबर में पहले नंबर ऑफ कार्बन देख लो कितना है, 1 2 3 4, यहां पे 4 कार्बन है, यहां पे 1 2 3 कार्बन है, और यहां पे 2 कार्बन है, यस। तो इस वजह से नंबर ऑफ कार्बन ही पहले देखा जाता है, और इस वजह से 13 नंबर में आपके सामने ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो फिर आप देखोगे किसको, पाई बॉन्ड को, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो फिर आप पाई बॉन्ड को देखोगे, ठीक है। अब जैसे यहां पे आइए, क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, 3 और 2 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, और यहां पे 4 कार्बन है, वो 5 कार्बन है, ये 4 कार्बन है। 17 में आप मुझे बताएंगे वो 5 कार्बन है और एक 4 कार्बन है, कौन ज्यादा स्टेबल, मतलब ऑब्वियसली ए और बी का ज्यादा होगा, ए और बी में किसका ज्यादा होगा, ए और बी में ध्यान दो, ये एल्कीन है और इसके पास एक अल्फा, यहां पे तो एल्कीन ही नहीं है, यह छूट गया, एक छूट गया है, वी हैव वन डबल बॉन्ड हियर, एक छूट गया, वी हैव वन डबल बॉन्ड हियर। अब आ जाओ, तो सर यहां पे 5 कार्बन है, यहां पे 5 कार्बन है, और यहां पे 4 कार्बन है, ठीक हो गया। चलो, तो 5 कार्बन में सर एक अल्फा एच है केवल, यहां पे 2 और 2 4 अल्फा एच है सर, और यहां पे आप देखोगे 2 और 2 4 अल्फा एच है, नंबर ऑफ कार्बन के 5 5 5, तो सी में एचओसी जो है ए और बी में स्टेबल है, और उसमें भी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो तो आपके सामने ए बी सी आ जाएगा। स्टेबिलिटी की सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन, फिर स्टेबिलिटी, यहां पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 कार्बन है ए वाले में, 1 2 3 4 कार्बन है बी वाले में, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है सी वाले में। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा उतनी ज्यादा हीट ऑफ कंबशन होगी, मोर द नंबर ऑफ कार्बन मोर विल बी हीट ऑफ कंबशन। एकदम बढ़िया, एबीसी, ठीक है। पहले नंबर ऑफ कार्बन एचओसी में आता है, फिर अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है देन वी लुक फॉर द स्टेबिलिटीज। जैसे क्वेश्चन नंबर 30 करके बताओ, इसमें देखोगे नंबर ऑफ कार्बन सेम है, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो स्टेबिलिटी के लिए लुक अराउंड करोगे, और ये एरोमेटिक दिख रहा है, दिस इज एरोमेटिक, एरोमेटिक से जुड़ा हुआ रिंग एरोमेटिक हो जाता है, तो वो एरोमेटिक हो गया। यहां पे थोड़ा सा पार्ट में रेजोनेंस है, देखो लेफ्ट वाले पार्ट में, यहां से यहां में रेजोनेंस है, चलो अब यहां पे रेजोनेंस नहीं है, तो देखो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी एचओसी सबसे कम हो जाएगी, हीट ऑफ कंबशन बेटा इसका सबसे कम होगा, सी। बी और ए में फिर बी का होगा, ए का सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन होने वाला है, ए में रेजोनेंस नहीं है तो ए में सबसे सीबीए, बिल्कुल सही है, सीबीए विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद लुक फॉर क्वेश्चन नंबर 28 और 27, 28 और 27 करेंगे, सिंपल है, देखो 6 और 10 कार्बन है यहां पे, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लीजिए, 6 यहां पे हो गया, 7 8 9 कार्बन है, यहां पर 6 कार्बन हो गया, 2 8 कार्बन हो गया, यहां पर 1 2 3 4 कार्बन हो गया।
कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट ऑफ कंबशन होगा A greater than B greater than C greater than D. This will be the answer of question number 28. क्वेश्चन नंबर 28 आप सब लोगों का आंसर आ रहा है 1 2 3 4 ABCD दोनों लोगों का सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट है भाई। ठीक है, चलो इसमें आ जाओ। अगेन नंबर ऑफ द कार्बन, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा। नंबर ऑफ द कार्बन के बेसिस पे 5 4 और 3 कार्बन है, तो नंबर ऑफ द कार्बन के बेसिस पे आपने कर लिया। आगे आते हैं, अब यहां पे आ जाओ, सेलेक्ट क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। 19 और 20 करोगे, कैसे होगा? तो सर यहां पे नंबर ऑफ कार्बन आप देख रहे हैं इन दोनों में ज्यादा है और फिर नंबर ऑफ कार्बन इन दोनों में कम है, तो एचओसी इन दोनों का ज्यादा होगा, एचओसी इन दोनों का कम है। एचओसी इन दोनों का ज्यादा है और एचओसी इन दोनों का कम है। आ जाओ एचओसी में देखो जरा, दिस इज अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, कितना हो गया? 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 अल्फा एच है। फिर यहां पे करोगे 3 2 5 2 7 और 1 8 अल्फा एच है। यहां पे कैसे करोगे? 4 2 6 और 1 7 अल्फा एच है। यहां पे आप कैसे करोगे? 2 2 4 2 3 7 और 1 8 अल्फा एच है। बहुत बढ़िया। तो अल्फा एच नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ए ग्रेटर देन बी आ जाएगा। अगर अल्फा एच सेम है, ए भी सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब सी डी में आते हैं, नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गया, कैलकुलेट 2 2 4 2 6 2 8, 8 अल्फा एच हो गया। यहां पे आ जाओ, 2 3 2 5, 5 अल्फा हो गया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी कर दो, डी ग्रेटर देन सी। क्या सबके यही जवाब आ रहे हैं? क्या सबका यही जवाब आ रहा है? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन सी? यस और नो, जल्दी से बोलो। नो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन और उसके बेसिस पे एचओसी बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 में मुझे यहां पे 6 कार्बन दिख रहा है, सबसे पहले 6 कार्बन, उसके बाद 1 2 3 4 5 कार्बन है बी में, 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है यहां पे। ओहो ओहो। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आप करेंगे एनसी की किसमें ज्यादा है किसमें कम है। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे एनसी, हीट ऑफ कंबशन में किसमें ज्यादा है किसमें कम है। आ जाओ। तो सर यहां पे आप आओगे, हीट ऑफ कंबशन किसमें ज्यादा किसमें कम है? 5 कार्बन 5 कार्बन, आप बताओ। एबीसीडी, हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। आपको क्या मानना है? लॉजिकली आपको क्या मानना है? इसमें तो एल्कीन ही नहीं है। हाँ, ओ या सॉरी, इसमें तो एल्कीन ही नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। हीट ऑफ कंबशन, वैसे एल्कीन होना जरूरी नहीं है, वैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए एल्कीन होना जरूरी है, कंबशन के लिए नहीं। फिर भी आप एक एल्कीन लगा दीजिए। यहां पे पाई बॉन्ड है। ये जो क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन मिसप्रिंट है, मैं बता देता हूं आपको। चलिए, कैलकुलेट एचओसी। एचओसी कैलकुलेट करेंगे हीट ऑफ कंबशन। तो सबसे पहले 6 कार्बन वाले आएंगे। 6 कार्बन में ये ज्यादा स्टेबल है तो डी ग्रेटर देन ए आ गया, ये ज्यादा स्टेबल है तो एचओसी कम आ गया। इन दोनों में ये रेजोनेंस है, ज्यादा स्टेबल है, तो आपके पास सी ग्रेटर देन बी आ गया, डीएसीबी। डीएसीबी आ जाएगा, बिल्कुल सही है, क्लियर हो गया। तो ये आपके सामने क्वेश्चंस हो गए, बहुत सारे, ढेर सारे इनफैक्ट। ठीक है, तो आप इस तरह से करते रहेंगे और आपके पास हीट ऑफ कंबशन के क्वेश्चंस हैं। ये देख लीजिए फटाफट से। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ जीयूसी, ठीक है ना। तो देखो यहां पे 1 3 और 2 5 कार्बन है यहां पे। चलो 1 2 3 4 5 कार्बन है यहां पे। यहां पर 1 2 3 4 5 कार्बन है यहां पे। चलो यहां पे आ जाओ। 1 इसमें काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 9 कार्बन है। 6 और 2 8 कार्बन है। 5 और 2 7 कार्बन है। तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी के हिसाब से आप कर लोगे, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी के हिसाब से कर लोगे। 15th का ई एंड सी देख लेंगे पहले। यहां आइए, क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 25। 26 मैंने बताया, 25 आप बताइए। चलो 15 नंबर, तब तक आप 25 करो, मैं 15 नंबर से एक बार घूम के आ जाता हूं। आ जाओ 15 नंबर, 18 17 15 14 15, आ जाओ। 15 नंबर में क्या दिक्कत है? 15 नंबर में सर इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे है ना, तो आ जाओ। सबसे पहले आप नंबर ऑफ कार्बन देख लो, एचओसी देखना है, स्टेबिलिटी का उल्टा ऑर्डर कर दो। आ जाओ, नंबर ऑफ कार्बन कितना आ रहा है? 6 और 2 8 कार्बन। यहां पे आ जाओ, 6 और 1 7 कार्बन। यहां पे कितना आ रहा है? 6 कार्बन। यहां पे कितना आ रहा है? 6 और 2 8 कार्बन। यहां पे कितना आ रहा है? 7 कार्बन।
तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन पे देखोगे तो नंबर ऑफ कार्बन के बाद अल्फा एच भी तो आएगा। 3 3 6 2 8 2 10 10 अल्फा एच। यहां पे आ जाओ, कहां गया 8 कार्बन वाला, तो एक यहां, दो वहां, 3 अल्फा। तो क्या आप देखोगे डी ग्रेटर देन ए हो रहा है, ठीक है। अब आ जाओ 7 कार्बन में, तो 7 कार्बन में वहां पे 4 अल्फा है, यहां पे 7 अल्फा है, ठीक है। देन ई और फिर आपके सामने बी और दैट्स इट। फिर सी नंबर ऑफ कार्बन और फिर स्टेबिलिटी। चलिए नंबर ऑफ कार्बन फिर स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 17 18 ये आपके पास 4 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, बाकी आप होमवर्क कर लेंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन बच्चों मैंने होमवर्क दिया है, बाकी आप होमवर्क कर लेंगे। चलिए बच्चों, अब हम अगली क्लास से आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगली क्लास से हम आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करेंगे और आइसोमेरिज्म को करेंगे, ठीक है। रोटेशन बैरियर में बेटा, रोटेशन बैरियर में देखो सबसे ज्यादा रोटेशन बैरियर डबल बॉन्ड में आता है, ठीक है। उससे भी ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड में आता है, ठीक है। तो रोटेशन बैरियर ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होगा, फिर डबल बॉन्ड का, फिर सिंगल बॉन्ड का, ठीक है। साइड में डबल बॉन्ड्स ज्यादा होंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। मान लो एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर साइड में मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है तो रोटेशन बैरियर और बढ़ गया। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो साइड में डबल बॉन्ड ज्यादा हो गया तो रोटेशन बैरियर और बढ़ गया। एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड है तो साइड में अगर डबल बॉन्ड बढ़ गया तो रोटेशन बैरियर बढ़ गया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मिसलेनियस, करना था कर लेते हैं। कल हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। आइसोमेरिज्म के लिए तैयार रहें आप। आइसोमेरिज्म जरूरी है पढ़ना, ठीक है। आइसोमेरिज्म और हाइड्रोकार्बन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिर, और जीओसी की स्टेबिलिटी वाली इफेक्ट्स लगती रहेंगी। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको। और कौन सा पीडीएफ नहीं गया है, बच्चे बहुत मैसेज करते हैं, कौन सा पीडीएफ नहीं गया है भाई? कौन सा पीडीएफ नहीं गया है? लेक्चर नंबर 8। ओके फाइन, लेक्चर नंबर 8 अभी मैं भेज देता हूं, अपलोड करा देता हूं। चलिए, थैंक यू।